अभी ज्यादातर एआई सॉफ्टवेयर वास्तव में टिकाऊ अर्थों में सॉफ्टवेयर नहीं है। यह पैकेजिंग है। यह इंटरफेस थिएटर है। यह किसी और के मॉडल के ऊपर बैठा एक पतला ब्रांडेड लेयर है, जिसकी उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर एडिटर, एक नोड ग्राफ या एक अधिक परिष्कृत लैंडिंग पेज किसी उत्पाद के रूप में गिना जाने के लिए काफी होगा। इसीलिए बाजार का इतना बड़ा हिस्सा अस्थिर लगता है। मॉडल असली है, जरूरत असली है, लेकिन उत्पाद लेयर का एक चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी अस्थायी लगता है। स्पीक वर्जन 1.0 XML लैंग ENUS वॉइस नेम हाइंस वर्नेउरल, मैं नोवा हूँ। ब्रेक टाइम 200 ms वॉइस स्पीक वर्जन 1.0 XML लैंग ENUS वॉइस नेम हाइन मधुरनेउरल, मैं एलॉय हूँ। ब्रेक टाइम 200 ms वॉइस स्पीक। और यह ओपनक्लॉ डेली है। आज हम एआई प्रोडक्ट्स की सबसे हॉट राउंड अप नहीं कर रहे। हम कुछ और उपयोगी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कौन से टूल्स वास्तव में अच्छे हैं, कौन से उपयोगी लेकिन नाजुक हैं, कौन से रैपर गार्बेज जैसे लगते हैं और कौन से कैटेगरीज मरने वाले हैं, क्योंकि अंतर्निहित एजेंट प्लेटफॉर्म मजबूत हो रहे हैं। और यह फ्रेमिंग मायने रखती है, क्योंकि अभी बाजार में मॉडल प्रोग्रेस और प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी को एक ही चीज समझा जा रहा है। ये एक ही चीज नहीं है। एक मॉडल नाटकीय रूप से बेहतर हो सकता है, जबकि उसके चारों ओर का सॉफ्टवेयर अनदेखा करना आसान हो जाता है। इसीलिए यह एपिसोड असल में हाइप के बारे में नहीं है। यह स्टेइंग पावर के बारे में है। क्या बार बार उपयोग में टिकता है? क्या असल में घर्षण कम करता है? और क्या ऐसा लगता है कि यह एक अस्थायी ब्रिज प्रोडक्ट है जो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि नेटिव एजेंट एक्सपीरियंस अभी पूरी तरह नहीं आया है? एआई में अभी सबसे अहम भेद ओपन बनाम क्लोज्ड नहीं है। यह एंथ्रोपिक बनाम ओपनएआई नहीं है। यह लोकल बनाम क्लाउड नहीं है। असली भेद है रियल टूल बनाम रैपर इकोनॉमी। एक रियल टूल इरादे और एग्जीक्यूशन के बीच घर्षण को खत्म करता है। आप बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कंस्ट्रेंट्स देते हैं, और सिस्टम आपको वहां पहुंचाता है जहां कम से कम प्रोसीजरल नॉनसेंस हो। रैपर इकोनॉमी सॉफ्टवेयर उल्टा करता है। यह एक और प्रोडक्ट सतह जोड़ता है, एक और वर्कफ्लो एब्स्ट्रैक्शन, एक और मैनेजमेंट लेयर, और एक और चीज जो यूजर को सीखनी होती है, और सबके साथ यह झूठ बोलता है कि कन्वीनियंस थिएटर लेवरेज के बराबर है। इसीलिए ओपनक्लॉ इस बातचीत में एक बेंचमार्क के तौर पर मायने रखता है। अपने सबसे अच्छे रूप में ओपनक्लॉ आपके काम के ऊपर एक और एआई प्रोडक्ट जैसा नहीं लगता। यह लक्ष्य और परिणाम के बीच सबसे छोटा रास्ता जैसा लगता है। आप टास्क देते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं, आप कॉन्स्ट्रेंट्स देते हैं, फिर यह फाइलें पढ़ता है, जॉब्स चलाता है, प्रॉब्लम्स फिक्स करता है, इटरेट करता है, आउटपुट वेरीफाई करता है और प्रूफ के साथ वापस आता है। यह ड्रेस्ड अप प्रॉम्प्ट बॉक्स को सॉफ्टवेयर इनोवेशन बताने वाली चीज से एकदम अलग कैटेगरी है। और यही रिग्रेशन इसीलिए इतनी ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई सिस्टम एक महीना पहले ज्यादा उपयोगी था, एक महीना पहले ज्यादा सीधा था, एक महीना पहले ओपन-एंडेड काम को हैंडल करने में ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो यह 1000 बेंचमार्क स्क्रीनशॉट से ज्यादा अहम है। रियल यूजर्स तुरंत डेल्टा महसूस करते हैं। वे जानते हैं जब कोई टूल ज्यादा फॉलोअप सवाल पूछने लगता है। वे जानते हैं जब यह प्लॉट खो देता है। वे जानते हैं जब यह काम करने में कम काबिल और डेफर करने में ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उपयोगिता प्रेस रिलीज नहीं है, यह फेल्ट प्रॉपर्टी है। यह हमें एपिसोड के बाकी हिस्से के लिए सही स्टैंडर्ड देता है।
नहीं, वो नहीं जो सबसे कूल ट्रेलर के साथ लॉन्च हुआ। नहीं, वो नहीं जो एक्स पर हर ग्रोथ अकाउंट भविष्य बता रहा है। सवाल सीधा और कठोर है, अगर कल सुबह यह टूल खराब हो जाए तो क्या आपको सच में इसकी कमी खलेगी? अगर जवाब नहीं है, तो शायद उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबल वैल्यू नहीं है। और यह रैपर कंपनियों से भरे बाजार के लिए एक क्रूर फिल्टर है। यहाँ एक गहरा प्रोडक्ट लेसन भी है। पहले के सॉफ्टवेयर युग में बहुत सी वैल्यू किसी जटिल सिस्टम के लिए बेहतर इंटरफेस बनाने से आती थी। यह तब समझ में आता था जब यूजर को सीधे सिस्टम सीखना होता था। लेकिन एजेंटिक सॉफ्टवेयर डील को बदल देता है। बढ़ते हुए सबसे अच्छा इंटरफेस एक नया इंटरफेस नहीं है। यह इंटरफेस को बॉटलनेक की तरह हटाना है। अगर एक मजबूत एजेंट आपके इरादे को समझ सकता है और सीधे टूल्स ऑपरेट कर सकता है, तो कई सो कॉल्ड प्रोडक्ट लेयर्स एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जैसी लगने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर रैपर गायब हो जाता है। कुछ रैपर रियल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बन जाते हैं। कुछ ट्रस्टेड कंट्रोल प्लेन्स बन जाते हैं। कुछ बेहतर बन जाते हैं क्योंकि वे मेमोरी, एग्जीक्यूशन, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑडिटिंग या वर्कफ्लो स्ट्रक्चर जोड़ते हैं जो रॉ प्रोवाइडर सरफेस से बेहतर है। लेकिन ज्यादातर नहीं। ज्यादातर वीकली डिफेंसिबल कन्वीनियंस पैकेजेस हैं जो अंडरलाइंग मॉडल वेंडर्स की स्पीड से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जीतना आसान रेस नहीं है। तो इससे पहले कि हम स्पेसिफिक टूल्स के बारे में बात करें, यह फ्रेम है। रियल टूल बनाम रैपर इकोनॉमी, ड्यूरेबल लेवरेज बनाम ब्रांडेड डिटूर, फ्रिक्शन रिडक्शन बनाम सरफेसेस का गुणन। एक बार जब आप बाजार को इस तरह देखते हैं, तो कई सपोज्ड कैटेगरी लीडर्स अचानक बहुत कम ठोस दिखने लगते हैं। चलो दो कैटेगरीज को अलग करते हैं जिन्हें लोग आलसी से एक साथ मिला रहे हैं। कैटेगरी एक है रियल एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट। इसमें कोडेक्स, क्लॉड कोड डेस्कटॉप और क्लॉड कोड CLI जैसी चीजें शामिल हैं। कैटेगरी दो है AI कोडिंग रैपर्स का वो बड़ा ढेर जो ज्यादातर एक एडिटर, एक मॉडल एंडपॉइंट और प्रोडक्ट मार्केटिंग का एक लेयर है जो झूठ बोलता है कि ऑटो कंप्लीट प्लस चैट एक ड्यूरेबल सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये एकदम अलग चीजें हैं। मजबूत कैटेगरी से शुरू करते हैं। कोडेक्स और क्लॉड कोड इसलिए रियल हैं क्योंकि वे सिर्फ हेल्पर्स बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वे वर्क सरफेसेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ फंक्शन कंप्लीट करने या एक लाइन सजेस्ट करने के लिए नहीं है। वे कोडबेस इंस्पेक्ट करने, कई फाइलों पर रीजनिंग करने, प्लान प्रपोज करने, चेंजेस एग्जीक्यूट करने, फॉलोअप चेक्स चलाने, जरूरत पड़ने पर ब्राउजर यूज करने, कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने और ऐसे काम हैंडल करने के लिए हैं जो एक्चुअल इंजीनियरिंग ज्यादा दिखते हैं आईडी ऑटो कंप्लीट से। यह एक मायने रखने वाला फर्क है। कोडेक्स खास तौर पर अहम लगता है क्योंकि यह फुल ऑपरेटर बिहेवियर की ओर बढ़ रहा है। ब्राउज़र, एप्स, फाइल्स, बैकग्राउंड वर्क, मल्टीपल एजेंट्स, प्लानिंग, आर्टिफैक्ट्स और एक्चुअल टास्क कंटिन्यूटी। यह मूविंग पार्ट्स वाली समस्याओं पर उपयोगी बनाता है। रिफैक्टर्स, डीबगिंग, बिल्ड फेलियर्स, क्रॉस फाइल चेंजेस, डॉक्यूमेंटेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस वेरिफिकेशन। ये जॉब्स हैं, प्रॉम्प्ट्स नहीं। और जॉब्स में मदद करने वाले प्रोडक्ट्स के टिकने का मौका है। क्लॉड कोड एक संबंधित लेकिन थोड़ा अलग वजह से मायने रखता है। यह एक तकनीकी वर्कबेंच के करीब लगता है। यह अपने चारों ओर एक पूरी फेक प्रोडक्टिविटी यूनिवर्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। यह आपको एक मजबूत मॉडल दे रहा है जिसमें प्रैक्टिकल कोडिंग अफोर्डेंसेस हैं, एक वर्कफ्लो में मैप किए गए जो घर्षण कम करते हैं, रियलिटी को प्रोडक्ट थिएटर से बदलने के बजाय। यही वजह है कि कई लोग जो कोडिंग रैपर्स से नफरत करते हैं,
वे फिर भी क्लॉथ कोड का सम्मान करते हैं। यह सीरियस टूल के करीब लगता है और स्टार्टअप कॉस्प्ले से दूर। अब कमजोर कैटेगरी से तुलना करें, शैलो कोडिंग रैपर्स। यह समस्या सिर्फ यह नहीं है कि वे कभी कभी परेशान करते हैं। समस्या यह है कि कई स्ट्रैटेजिकली डूम्ड हो सकते हैं। अगर कोर मॉडल वेंडर्स स्ट्रॉन्गर नेटिव कोडिंग सरफेसेस, स्ट्रॉन्गर आईडीई इंटीग्रेशंस, स्ट्रॉन्गर एजेंट लूप्स और स्ट्रॉन्गर कंप्यूटर यूज फीचर्स शिप करते हैं, तो रैपर को क्यों सरवाइव करना चाहिए? वास्तव में वह कौन सा यूनिक लेयर डिफेंड कर रहा है? कई के लिए जवाब बहुत कम है। यहीं पर कर्सर जैसा टूल विवादित हो जाता है। कुछ यूजर्स के लिए यह एक उपयोगी ब्रिज था, दूसरों के लिए यह पहले से ही डेड प्रोडक्ट वॉकिंग जैसा लगता है। इसलिए नहीं कि कोड जनरेशन फेक है, इसलिए नहीं कि लोग एआई हेल्प नहीं चाहते, इसलिए कि वैल्यू प्रोपोजिशन का बहुत हिस्सा अब्जॉर्प्शन के लिए वल्नरेबल दिखता है। अगर अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म्स बेहतर ऑपरेटिंग सरफेसेस बनते रहें, तो कई इंटरमीडियरी आईडीई प्रोडक्ट्स टेम्पररी कन्वीनियंस लेयर्स जैसे दिखने लगते हैं, ड्यूरेबल डेस्टिनेशंस नहीं। और फेयरनेस की बात करें तो मजबूत टूल्स भी जादू नहीं हैं। कोडेक्स और क्लॉड कोड को अभी भी स्टीयरिंग की जरूरत है। वे अभी भी ड्रिफ्ट कर सकते हैं। वे अभी भी प्रायोरिटीज को गलत तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हार्नेस गलत है तो वे बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ पर्याप्त करने के बजाय। और उन्हें अभी भी यूजर्स की जरूरत है कि वे जानें कि अच्छा काम कैसा दिखता है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स हैं एक रियल कैटेगरी के अंदर। यह एक वीकर रैपर की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम से अलग है। बिल्कुल। एक रियल टूल अपूर्ण हो सकता है फिर भी ड्यूरेबल। एक रैपर पॉलिश्ड हो सकता है फिर भी फ्रेजाइल। यही वह डिस्टिंक्शन है जो लोग मिस करते हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रोडक्ट अभी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। सवाल यह है कि जब बेस प्लेटफॉर्म्स इंप्रूव होंगे, तब प्रोडक्ट एक सेपरेट लेयर बने रहने डिजर्विंग है या नहीं। अगर जवाब नहीं है, तो कंपनी बोरोड टाइम पर चल रही है। तो ऑनेस्ट टेक यह है, सीरियस एजेंटिक कोडिंग टूल्स रियल और इम्पोर्टेंट हैं। कोडेक्स फेनोमेनल है जब यह एक एक्चुअल मल्टीस्टेप कंप्यूटर यूज एजेंट के रूप में ऑपरेट कर रहा हो। क्लॉड कोड डेस्कटॉप और क्लॉड कोड CLI लेजिटिमेट हैं क्योंकि वे वर्क के करीब रहते हैं इंस्टेड ऑफ इसे गिमिक्स के पीछे छुपाने के। लेकिन ब्रॉडर AI कोडिंग रैपर बूम एक्सट्रीमली शेकी दिखती है। उन प्रोडक्ट्स में से काफी एक नेटिव प्लेटफॉर्म अपडेट दूर हैं अपने रीजन टू एग्जिस्ट खोने से। एक और वजह है कि यह इतना मैटर करता है। कोडिंग ऑलमोस्ट किसी भी दूसरे कैटेगरी से असिस्टेंस और ऑथरशिप के बीच के अंतर को भी क्लियरर तरीके से एक्सपोज करता है। अगर एक टूल आपको थिंक, इंस्पेक्ट, टेस्ट और शिप करने में हेल्प करता है, तो यह एक कोलैबोरेटर की तरह फील होता है। अगर यह ज्यादातर हाफ फिनिश्ड गेसेस को आपके एडिटर में शव करता है और आपको मेस क्लीन अप करने पर फोर्स करता है, तो यह नेगेटिव लेवरेज की तरह फील होता है। यही वजह है कि डेवलपर्स इन टूल्स के बारे में इतने इमोशनल होते हैं। वे वाइब्स जज नहीं कर रहे, वे जज कर रहे हैं कि प्रोडक्ट डेडलाइन प्रेशर में एक्चुअली कॉग्निटिव लोड रिड्यूस करता है या नहीं। और डेडलाइंस सच्चाई का सिरम हैं। फेक टूल्स मोमेंट्स स्टेक्स बढ़ते ही गायब हो जाते हैं। जब एक बिल्ड टूटा हुआ है, एक डिप्लॉय ब्लॉक है या एक रिफैक्टर 12 फाइल्स और 3 इम्प्लिसिट अजम्पशंस को छूता है, तो आप बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट आपकी रीजनिंग में हेल्प करने के लिए है या बस ज्यादा टेक्स्ट सजेस्ट करने के लिए मौजूद है। यही वजह है कि कितने सारे फ्लैशी कोडिंग प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ इतनी छोटी है।
वे प्रॉब्लम के इजीएस्ट 10% को सॉल्व करते हैं और फिर यूजर को हार्ड 90% अलोन एब्जॉर्ब करने पर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि कोडिंग इतना रिवीलिंग कैटेगरी है। यह आपको अर्ली स्प्लिट देखने देता है। एक तरफ रियल वर्कबेंच प्रोडक्ट्स, दूसरी तरफ ब्रांडेड मॉडल रैपर्स। और एक बार आप कोडिंग में वह पैटर्न देख लेते हैं, आप इसे हर दूसरी जगह देखने लगते हैं। अब चलो N8N और ब्रॉडर फैमिली ऑफ प्रॉम्प्ट चेनिंग, नोड ग्राफ, वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टोरी का जनरस वर्जन ऑब्वियस है। वे नॉन प्रोग्रामर्स को सर्विसेज कनेक्ट करने, डेटा राउट करने, टास्क ट्रिगर करने, ब्रांचेस मैनेज करने और मल्टी स्टेप लॉजिक ऑटोमेट करने देते हैं, विदाउट बिना सब कुछ स्क्रैच से लिखे। यह मैटर्ड। यह अभी भी कुछ टीम्स में मैटर करता है, लेकिन वजह कि लोग इस कैटेगरी के प्रति इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल हैं, वह यह है कि यह एक लॉट ऑफ ओवरहेड फील करता है समथिंग के लिए जो एक रियल एजेंट डायरेक्टली करने में सक्षम होना चाहिए। यह क्रिटिसिज्म का हार्ट है। N8N फेक नहीं है इन द सेंस कि यह कभी काम नहीं करता। यह क्लियरली काम करता है। प्रॉब्लम यह है कि यह इंक्रीजिंगली फील करता है ऑब्सोलीट ऑटोमेशन के साथ ह्यूमंस के इंटरफेस करने के मॉडल के रूप में। मैं बॉक्सेस ड्रॉ और नोड्स वायर और ब्रिटल एजेस मैनेज करूं। अगर मैं इंस्टेड डिस्क्राइब कर सकता हूं सिस्टम, मैं चाहता हूं एजेंट को वर्क फ्लो जनरेट करने दूं, रिवाइज करने दूं, रन करने दूं और जब यह टूटे तो फिक्स करने दूं। नोड ग्राफ टैक्स ऑन इंटेंट फील करने लगता है। और वह टैक्स मैटर करता है क्योंकि विजुअल ऑटोमेशन टूल्स हमेशा मैनेजमेंट बर्डन अक्यूमुलेट करते हैं। आपको ग्राफ समझना होता है, आपको ग्राफ मेंटेन करना होता है, आपको याद रखना होता है कि ग्राफ क्यों ऐसी दिखती है, आपको ग्राफ को हर बार टच करना होता है जब वर्ल्ड बदलता है। यह टॉलरेबल है जब ग्राफ ऑल्टरनेटिव से सिग्निफिकेंटली ईजियर है। यह इंटॉलरेबल हो जाता है जब एक स्ट्रॉन्गर एजेंट जस्ट एब्स्ट्रैक्शन अब्सॉर्ब कर सकता है और आपको आउटकम्स के लेवल पर टॉक करने देता है। यही वजह है कि N8N ट्रांजिशनल सॉफ्टवेयर फील करता है। यह एक एरा से बिलोंग्स करता है जहां हमें अभी भी ह्यूमन इंटेंट और सिस्टम एग्जीक्यूशन के बीच एक एक्सप्लिसिट विजुअल मिडल लेयर की जरूरत थी। उस दुनिया में ग्राफ प्रोडक्ट था। अगली दुनिया में ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बन सकता है या एक एजेंटिक लेयर के पीछे एंटायरली गायब हो सकता है जो आपके बिहाफ पर इसे बिल्ड और मैनेज कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाए, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट वल्नरेबल फास्ट हो जाता है। फेयरनेस के लिए ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं जहां N8N जैसे टूल स्टिल मेक सेंस करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक वर्कफ्लोज, कंप्लायंस हेवी ऑपरेशंस, टीम्स जिन्हें विजिबल फ्लो चार्ट्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सप्लिसिट इंटीग्रेशन सरफेसेस और प्रेडिक्टेबल स्टेप्स चाहते हैं, ऑडिटेबल, इंस्पेक्टेबल, रिपीटेबल प्रोसेस मैप्स। वे यूज केसेस इमेजिनरी नहीं हैं, लेकिन नोटिस करें कि उन सब में क्या कॉमन है। वे वहां स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जहां रिजिडिटी एक फीचर है। वे वहां वीकेस्ट हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेशन और डायरेक्ट इंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और यही वजह है कि कैटेगरी थ्रेटन फील करती है, क्योंकि एआई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीसाइसली वहां है जहां यूजर्स फ्लेक्सिबिलिटी और डायरेक्ट इंटेंट चाहते हैं। अगर मैं कह सकता हूं हर सुबह ये मैट्रिक्स पुल करो, ये रिकॉर्ड्स रिकॉन्साइल करो, अनोमलीज समराइज करो, रिजल्ट पोस्ट करो और पाइपलाइन रिपेयर करो, अगर एपीआई बदले तो यह हैंड वायरिंग अ ग्राफ और बेबीसिटिंग इट फॉरएवर से क्वालिटेटिवली बेटर एक्सपीरियंस है। एक बार लोग उसका टेस्ट ले लेते हैं, वापस जाना मुश्किल है। यहाँ साइकोलॉजिकल कुछ भी है। नोड टूल्स यूजर्स को मशीन के ऑपरेटर्स फील कराते हैं। स्ट्रॉन्ग एजेंट्स यूजर्स को मशीन के डायरेक्टर्स फील कराते हैं।
यह ह्यूज डिफरेंस है। एक कहता है मैनेज द प्लम्बिंग, दूसरा कहता है स्पेसिफाई द आउटकम। एक मार्केट में जहां अटेंशन स्केर्स और कॉम्प्लेक्सिटी पनिशिंग है, आउटकम लेवल कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑलवेज जीतने वाला है अगर यह रिलायबल इनफ हो जाए। तो जब कोई कहता है N8 N प्योर शिट है और 1 साल में डेड है, तो इमोशनली लोडेड पार्ट वर्डिंग है, लेकिन अंडरलाइन थीसिस समझने योग्य है। थीसिस यह है कि यह प्रोडक्ट कैटेगरी एक अनस्टेबल ब्रिज कैटेगरी है। यह एग्जिस्ट्स करता है क्योंकि नेटिव एजेंट्स अभी फुली गुड इनफ नहीं हैं वर्कफ्लो लेयर एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन एक बार वे होंगे, ब्रिज डेस्टिनेशन होना बंद कर देगा। और ब्रिज प्रोडक्ट्स शायद ही पावर होल्ड करते हैं एक बार फार साइड इजी टू रीच हो जाए। मेंटेनेंस आर्ग्यूमेंट भी है जिस पर इतना अटेंशन नहीं मिलता। एक विजुअल वर्कफ्लो पहली बार असेंबल्ड होने पर इजी दिख सकता है, लेकिन 6 महीने बाद यह ऑफन फॉरगॉटन अजम्पशंस की फॉसिल रिकॉर्ड बन जाता है। यह ब्रांच क्यों एग्जिस्ट है? यह नोड कौन सा क्रेडेंशियल यूज कर रहा है? यह रीट्राई यहाँ क्यों है? किसी ने यह पाथ 3 कंडीशंस में क्यों स्प्लिट किया 2 के बजाय? ग्राफ कन्वीनियंस लेयर बनना बंद करता है और आर्कियोलॉजी बनना शुरू करता है। और आर्कियोलॉजी एक्सपेंसिव है। हर ब्रिटल ऑटोमेशन सिस्टम इवेंचुअली एक ह्यूमन से इट्स हिस्टोरियन बनने के लिए कहता है। यह टैलेंट की टेरिबल यूज है। अगर एक स्ट्रॉन्गर एजेंट इंस्टेड वर्कफ्लो ऑब्जर्व कर सकता है, करंट बिहेवियर प्लेन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है, लॉजिक रिपेयर कर सकता है और प्रोसेस लेजिबल रख सकता है, तो यह एक बहुत मोर ह्यूमेन फ्यूचर है उसके बजाय जहां लोग आधा अपना टाइम कलर्ड बॉक्सेस को एरोज से कनेक्टेड डिकोड करने में स्पेंड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऑटोमेशन प्रोडक्ट टुमारो गायब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि डिफ़ॉल्ट फ्यूचर शायद कम ऐसी दिखती है जहां पीपल लविंगली नोड ग्राफ्स क्यूरेट कर रहे हैं और ज्यादा ऐसी दिखती है जहां पीपल नेचुरल लैंग्वेज में सिस्टम्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। एजेंट्स उस मशीनरी को अंडरनीथ असेंबल, एक्सिक्यूट, ऑब्जर्व और रिवाइज कर रहे हैं। अगर यह डायरेक्शन है तो करंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का लॉट ऑफ प्रेजेंट का फ्यूचर नहीं है, यह स्कैफोल्डिंग है। यही मार्केट स्पेशली मेसी हो जाती है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में से कुछ नैरो सेंस में गुड हैं वाइल स्टिल ड्यूरेबल फील नहीं करते। एआई डिजाइन टूल्स लो, उनमें से काफी कंपेलिंग फर्स्ट इंप्रेशन बना सकती हैं। फास्ट मॉकअप, नाइस हीरो इमेज, रफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्विक लेआउट, वे मोमेंटम फील कराने में गुड हैं। लेकिन रिपीटेड यूज एक डिफरेंट टेस्ट है। क्या वे रियल फीडबैक लूप्स सर्वाइव करती हैं? क्या वे ब्रांड सेंसिटिव वर्क में होल्ड अप करती हैं? क्या समय के साथ वे लेस जेनेरिक होती हैं? क्या वे एक्चुअली वर्क फ्लो में स्लॉट डिजर्व करती हैं? यह नकली उपयोगिता की समस्या है। एक प्रोडक्ट स्पष्ट रूप से कुछ कर सकता है और फिर भी रणनीतिक परीक्षण में विफल हो सकता है। कई एआई डिजाइन टूल्स पहले पास के लिए त्वरक हैं, गंभीर डिजाइन अभ्यास के लिए टिकाऊ घर नहीं। यह अभी भी मूल्यवान हो सकता है, लेकिन यह प्रोडक्ट स्थायित्व के समान नहीं है। अगर मुख्य मूल्य मुझे जल्दी शुरू करो है, तो यह श्रेणी व्यापक एजेंट प्लेटफॉर्म्स या सामान्य उद्देश्य वाली रचनात्मक वातावरण द्वारा अवशोषित होने के लिए अतिसंवेदनशील है। रिसर्च टूल्स में भी समान समस्या है। कुछ उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी वास्तव में। तेज स्कैन और सारांश, त्वरित स्रोत एकत्रीकरण, ज्ञात प्रश्न पर संश्लेषण, बुनियादी मार्केट मैपिंग, शुरुआती बिंदु खोजना, ये वास्तविक लाभ हैं। लेकिन कई रिसर्च टूल्स भी कमजोर रूप से विभेदित हैं। सर्च प्लस सारांश प्लस एक परिष्कृत इंटरफेस स्वचालित रूप से एक टिकाऊ कंपनी के बराबर नहीं है।
यह एक सुविधा परत के बराबर हो सकता है जिसे मजबूत असिस्टेंट्स और मूल सर्च इंटीग्रेशन द्वारा खा लिया जाता है। परप्लेक्सिटी तनाव का एक अच्छा उदाहरण है। यह स्पष्ट रूप से उपयोगी है। बहुत सारे लोग वास्तव में इसका उपयोग करते हैं। यह अक्सर सामान्य चैट या सामान्य सर्च की तुलना में बेहतर तत्काल रिसर्च अनुभव देता है। तो यह मेरे द्वारा इसे नकली कहना नहीं है। लेकिन कठिन सवाल यह है कि क्या वह उपयोगिता बचाव योग्य है जब बड़े प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल उसी पैटर्न में बेहतर हो रहे हैं? क्या यह महत्वपूर्ण रूप से अलग बना रह सकता है जब प्रमुख असिस्टेंट्स और सर्च इंजन समान क्षमताओं पर समेकित हो जाते हैं? यह रणनीतिक सवाल है। और एक और समस्या है विश्वास। कई रिसर्च और डिजाइन प्रोडक्ट्स ऐसे आउटपुट बनाते हैं जो संदेह को कम करने के लिए बस पर्याप्त अच्छे हैं, जबकि सत्यापन को छोड़ने के लिए अभी भी पर्याप्त भरोसेमंद नहीं हैं। यह एक अजीब मध्य क्षेत्र बनाता है। टूल समय बचाता है, लेकिन यह डाउनस्ट्रीम चेकिंग लागत भी बनाता है। कभी कभी वह ट्रेड ऑफ उत्कृष्ट होता है। कभी कभी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डेमो में जादुई दिखता है और बार बार वास्तविक उपयोग में थकाने वाला। इसीलिए बार बार उपयोग का विश्लेषण लॉन्च विश्लेषण से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या यह प्रोडक्ट 5 लगातार दिनों की वास्तविक कार्य से बच सकता है? क्या यह संदर्भ जमा होने के साथ बेहतर होता है? क्या यह स्टैक जटिलता को कम करता है या एक और प्रोडक्ट जोड़ता है जिसे फीड किया जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए और याद रखा जाना चाहिए? ये भव्य सवाल नहीं है, लेकिन ये वे हैं जो निर्धारित करते हैं कि टूल अनिवार्य बनता है या बस एक अस्थायी टैब। तो ईमानदार राय यह नहीं है कि डिजाइन टूल्स और रिसर्च टूल्स बेकार हैं। यह है कि उनमें से कई अपनी टिकाऊपन के सापेक्ष अधिक प्रचारित हैं। वे वास्तविक त्वरक हो सकते हैं, जबकि कमजोर श्रेणियां भी। वे उपयोगी हो सकते हैं, जबकि रणनीतिक रूप से कमजोर भी। और एआई में वह संयोजन हर जगह दिखाई देता है। और यह वह जगह है जहां लोग अक्सर सुविधा को खाई के साथ भ्रमित करते हैं। एक सुविधाजनक प्रोडक्ट अभी भी रणनीतिक रूप से कमजोर हो सकता है। यह आज आपको 10 मिनट बचा सकता है और फिर भी 18 महीने में अपने अस्तित्व का कोई टिकाऊ कारण नहीं हो सकता। यह विशेष रूप से सच है जब मुख्य मूल्य केवल ज्ञात मॉडल इंटरैक्शन को साफ या तेज महसूस कराना है। वे लाभ वास्तविक हैं, लेकिन वे हमेशा बचाव योग्य नहीं होते जब तक कि मूल प्लेटफॉर्म्स वही तरकीबें नहीं सीख जाते। एक और समस्या स्टैक गड़बड़ है। हर बार जब आप एक और विशेष एआई प्रोडक्ट जोड़ते हैं, तो आप एक और मेमोरी सतह, एक और सब्सक्रिप्शन, एक और जगह जहां संदर्भ गायब हो जाता है, एक और इंटरफेस जिसे फिर से सीखना है, एक और विश्वास सीमा और एक और निर्यात समस्या जोड़ रहे हैं। कभी कभी यह इसके लायक है, अक्सर यह नहीं है। एक प्रोडक्ट स्थानीय रूप से सहायक और वैश्विक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है। यह अंतर अब अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई का पूरा वादा सरलीकरण होना चाहिए, गुणन नहीं। और स्टैक गड़बड़ की छिपी लागत सिर्फ पैसा नहीं है, यह विचारों का विखंडन है। एक टूल में रिसर्च संदर्भ है, दूसरे में डिजाइन संदर्भ है, एक और में ऑटोमेशन संदर्भ है, एक और में कोड संदर्भ है, एक और में प्रकाशन संदर्भ है। फिर मनुष्य इंटीग्रेशन बस बन जाता है, उन उत्पादों के बीच मैन्युअल रूप से अर्थ ले जाता है जो सभी बुद्धिमान होने का दावा करते हैं। यह बेतुका है। अगर एआई ठीक से काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर को अधिक इंटीग्रेशन कार्य करना चाहिए, उपयोगकर्ता पर वापस नहीं डालना चाहिए। इसीलिए सामान्य उद्देश्य एजेंट वातावरण विशेष रैपर के लिए इतने खतरनाक हैं। जितना बेहतर एजेंट संसाधित कार्यों में संदर्भ ले जाने में होता है,
पॉइंट सॉल्यूशंस के लिए केस उतना ही कमजोर होता है जो वर्कफ्लो के एक टुकड़े को हल करते हैं जबकि बाकी को छोड़ देते हैं। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ फीचर्स पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हैं, वे उस संभावना के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि उपयोगकर्ता अब विखंडन को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। कठोर फिल्टर यह है, क्या प्रोडक्ट वर्कफ्लो में अपना खुद का स्लॉट का हकदार है? क्या यह कुछ कर सकता है? नहीं। लगभग हर चीज अब कुछ कर सकती है। सवाल यह है कि क्या वह कुछ पर्याप्त मजबूत है, दोहराव योग्य है और विभेदित है जो एक और परत को उचित ठहराने के लिए। कई प्रोडक्ट्स उस परीक्षण में विफल होते हैं। यह चीज है जो लोग लगातार मिस कर रहे हैं। मॉडल जीतते रह सकते हैं जबकि उनके चारों ओर बनाई गई प्रोडक्ट श्रेणियां मर सकती हैं। वास्तव में आने वाले कुछ वर्षों में यह सबसे संभावित परिणामों में से एक है। मॉडल क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। मूल एजेंट सतहें बेहतर होती जा रही हैं। कंप्यूटर उपयोग में सुधार होता है। मेमोरी में सुधार होता है। टूल उपयोग में सुधार होता है। मल्टी मॉडल हैंडलिंग में सुधार होता है। लंबे समय तक चलने वाले कार्य में सुधार होता है। जब यह सब मूल प्लेटफॉर्म्स में अवशोषित हो जाता है तो कई मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स को उचित ठहराना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए सही सवाल क्या यह स्टार्टअप एआई का उपयोग करता है नहीं है। यह आपको लगभग कुछ नहीं बताता। सही सवाल यह है, अगर ओपन क्लॉ, कोडेक्स, क्लॉड कोड या अगला मजबूत मूल एजेंट 30% बेहतर हो जाता है तो इस प्रोडक्ट के साथ क्या होता है। अगर जवाब यह है कि प्रोडक्ट को अनदेखा करना आसान हो जाता है तो यह एक खतरनाक श्रेणी है। अगर जवाब यह है कि प्रोडक्ट अधिक मूल्यवान हो जाता है क्योंकि यह वास्तविक ऑर्केस्ट्रेशन, मेमोरी, पॉलिसी या डोमेन नियंत्रण जोड़ता है तो शायद इसका भविष्य है। पतले कोडिंग रैपर खतरे में हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग ऑटोमेशन लेयर्स खतरे में हैं। कई स्टैंडअलोन एआई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट्स खतरे में हैं। कई वनट्रिक डिजाइन ऐप्स खतरे में हैं। इसलिए नहीं कि जरूरत गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि जरूरत मजबूत एजेंट्स में ऊपर अवशोषित हो जाती है। फंक्शन बचता है, रैपर नहीं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। और यह अंतर बाजार के बारे में बात करने के तरीके को बदलना चाहिए। बहुत अधिक विश्लेषण अभी भी हर एआई प्रोडक्ट के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह स्वतंत्र स्थिति का हकदार है। ऐसा नहीं है। कुछ फीचर्स हैं जो कंपनियों के रूप में छद्मवेश धारण करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म के रूप में छद्मवेश धारण करने वाले अस्थायी पुल हैं। कुछ लीवरेज के रूप में छद्मवेश धारण करने वाले वर्कफ्लो डिटर्स हैं। आज उपयोगकर्ता आधार की उपस्थिति कल की बचाव योग्य मूल्य की गवाही नहीं देती। इसका एक ऐतिहासिक रूपबद्ध है। हर प्लेटफॉर्म संक्रमण में मध्यवर्ती उत्पादों का झुंड होता है जो मुख्य रूप से इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी पूर्ण नहीं है। फिर प्लेटफॉर्म परिपक्व होता है। सर्वोत्तम अमूर्तताएं नीचे मूल में खींची जाती हैं। बचे हुए उत्पाद या तो कुछ गहरा विकसित होते हैं या गायब हो जाते हैं। एआई अभी बिल्कुल उसी तरह के चक्र की तरह महसूस करता है। इसीलिए यह एपिसोड वास्तव में टूल्स पर डंक मारने के बारे में कम है और टाइमिंग को समझने के बारे में अधिक है। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए अच्छे व्यवहार हो सकते हैं और फिर भी अभिशापित श्रेणियां हो सकती हैं। कुछ टूल्स इस साल सहायक हो सकते हैं और फिर भी मूल एजेंट्स की परिपक्वता से नहीं बच सकते। बिंदु यह नहीं है कि हर वर्तमान प्रोडक्ट का अपमान करें। बिंदु यह पूछना है कि प्रोडक्ट एक स्थिर अंतिम बिंदु है या सिर्फ एक अपरिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अस्थायी एडॉप्टर। एक बार जब आप ऐसे सोचते हैं तो कई बहसें स्पष्ट हो जाती हैं। आप स्वीकार कर सकते हैं
कि कुछ उपयोगी है बिना यह दावा करने के कि यह टिकाऊ है। आप एक टूल पसंद कर सकते हैं बिना इसके दीर्घकालिक मुहूर्त में विश्वास किए। आप एक प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकते हैं जबकि श्रेणी के ज़ूज़मैन की उम्मीद करते हैं। वे स्थितियां परस्पर विरोधी नहीं हैं। वे अक्सर सबसे यथार्थवादी हैं। और वह यथार्थवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि उपयोगकर्ता अब सिर्फ नवीनता नहीं चाहते, वे टिकाऊ लीवरेज चाहते हैं। वे एक ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो हाइप साइकिल आगे बढ़ने के बाद भी खोलने लायक लगे। यह इसने एक बार एक ठंडा परिणाम उत्पन्न किया से कहीं अधिक कठिन मानक है। तो क्या बचता है? एक टिकाऊ एआई टूल वास्तव में कैसा दिखता है? पहले, यह इरादे और निष्पादन के बीच घर्षण को कम करता है। यह सुनने में स्पष्ट लगता है, लेकिन यह अद्भुत है कि कितने एआई उत्पाद इसमें विफल रहते हैं। अगर टूल आपको ज्यादा संरचना, ज्यादा प्लम्बिंग या ज्यादा अमूर्तता का प्रबंधन करने के लिए मजबूर करता है जितना काम वास्तव में चाहता है, तो यह शायद टिकाऊ नहीं है। उपयोगकर्ता परिणाम स्तर के नियंत्रण की ओर जाते हैं। दूसरे, एक टिकाऊ टूल आसपास के वर्कफ्लो में उपयोगी रहता है। यह एक छोटे से काम में फंसा नहीं है। इसीलिए गंभीर एजेंट सिस्टम मायने रखते हैं। वे रिसर्च से लिखाई, कोडिंग, एसेट जनरेशन, डिबगिंग, पब्लिशिंग तक बिना आपसे 6 अलग-अलग छद्म उत्पादों में कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए कहे जा सकते हैं। चौड़ाई हर चीज नहीं है, लेकिन आसपास की उपयोगिता एक प्रमुख टिकाऊपन संकेत है। तीसरा, एक टिकाऊ टूल जटिलता को कम करता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष एजेंट सिस्टम इतने मजबूत महसूस होते हैं जब वे अच्छी तरह से काम करते हैं। वे उपयोगकर्ता से रनटाइम बनने के लिए नहीं कहते। वे उपयोगकर्ता से हर बॉक्स को वायर करने के लिए नहीं कहते। वे स्पष्ट काम को स्वचालित करने के लिए नोडग्राफ साक्षरता के नए पुजारी की मांग नहीं करते। वे उपयोगकर्ता की ओर से जटिलता को अवशोषित करते हैं। चौथा, टिकाऊ टूल दोहराव के साथ बेहतर होते हैं, बदतर नहीं। यह एक बहुत कम आंकी गई परीक्षा है। कई एआई उत्पाद पहले दिन रोमांचक लगते हैं और 7वें दिन तक कष्टदायक। वे सामान्य आउटपुट देते हैं। वे पुरानी गलतियों को दोहराते हैं। वे सत्यापन ऋण बनाते हैं। वे अजीब वर्कफ्लो लागू करते हैं। एक टिकाऊ टूल इसके विपरीत करता है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, यह आपके वास्तविक काम करने के तरीके में उतनी ही स्वाभाविक रूप से फिट होता है। पांचवां, टिकाऊ टूल सीधे इरादे को स्वीकार करते हैं। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य उन सिस्टम के बिलोंग्स है जहां आप सादे भाषा में बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, बाधाएं जोड़ सकते हैं, स्रोत सामग्री संलग्न कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भारी काम करने दें। यही चीज ओपनक्लॉ को इस चर्चा में इतना महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे अच्छी स्थिति में यह इरादे के लिए एक वास्तविक निष्पादन परत की तरह व्यवहार करता है, दूसरे उत्पाद की तरह नहीं जो अनुष्ठान की मांग करता है। और यही कारण है कि मॉडल रूटिंग और हार्नेस व्यवहार के विवरण इतने मायने रखते हैं। अगर अंतर्निहित मॉडल अपने मूल वातावरण में अच्छा है लेकिन आपके एजेंट वातावरण में बदतर है, तो समस्या अब सिर्फ मॉडल नहीं है। यह सिस्टम है, यह हार्नेस है, यह डिफ़ॉल्ट है, यह ट्यूनिंग है, यह इंटरैक्शन डिज़ाइन है। उपयोगकर्ता उस बेमेल को तुरंत महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब कच्ची बुद्धिमत्ता मौजूद होती है लेकिन उत्पाद जो इसे लपेटता है बाधा डाल रहा है। यह इस पूरे एपिसोड को एक तेज निष्कर्ष देता है। एआई में असली अवसर फाउंडेशन मॉडल के चारों ओर अनंत रैपर बनाना नहीं है। यह ऐसे सिस्टम बनाना है जो रैपर को अनावश्यक बनाते हैं।
ऐसे सिस्टम जो इरादे को स्वीकार करते हैं, टूल्स को संचालित करते हैं, काम को सत्यापित करते हैं, संदर्भ को संरक्षित करते हैं और स्टैक फैलाव को कम करते हैं। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपके पास कुछ टिकाऊ है। अगर नहीं तो आप शायद उधार के समय तक किराए पर हैं जब तक कि नेटिव प्लेटफॉर्म पकड़ नहीं लेते। यहाँ एक उत्पाद अनुशासन निहितार्थ भी है। अगर आप अभी एआई में बना रहे हैं तो आपका काम सिर्फ एक मॉडल को इंटरफेस के अंदर रखना नहीं है। आपका काम उपयोगकर्ता के जीवन से श्रम हटाना है। सेटअप हटाएं, टूल स्विचिंग हटाएं, बार बार स्पष्टीकरण हटाएं, ग्राफ रखरखाव हटाएं, प्रॉम्प्ट बेबीसिटिंग हटाएं, त्रुटि अस्पष्टता हटाएं। जो टीमें इसे समझती हैं, वे भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। जो नहीं समझती, वे ज्यादातर घर्षण के सुंदर रूप डिजाइन कर रही हैं और उपयोगकर्ता अंतर को समझने में बहुत बेहतर हो रहे हैं। चक्र के शुरुआत में लगभग कुछ भी संचालित प्रभावशाली लगता था। अब नवलता कर अतीत की बात हो गई है। लोग जानते हैं कि एक मॉडल क्या कर सकता है। उन्हें इस बात से मतलब है कि टूल उनके नफरत के काम से बचाता है या नहीं, क्या यह समय के साथ सुसंगत रहता है और क्या यह उन्हें अधिक सक्षम बनाता है बजाय अधिक पर्यवेक्षी। यह एक कठिन मानक है, लेकिन यह एक स्वस्थ भी है। तो हाँ, कोडेक्स वास्तविक लगता है। क्लॉथ कोड वास्तविक लगता है। ओपन क्लॉ सबसे अच्छी स्थिति में और भी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करता है जहां उपयोगकर्ता बस परिणाम निर्दिष्ट कर सकता है और सिस्टम को काम करने दे सकता है। बहुत सारे कोडिंग रैपर भंगुर दिखते हैं। बहुत सारे डिजाइन उत्पाद अतिरंजित लगते हैं। बहुत सारे रिसर्च टूल उपयोगी लेकिन कमजोर तरीके से अलग हैं। और नोड आधारित ऑटोमेशन स्टैक प्रत्यक्ष एजेंट निष्पादन की ओर बढ़ती दुनिया में संक्रमणकालीन मचान जैसे दिखते हैं। यह निराशावाद नहीं है, यह उत्पाद विश्लेषण है। विजेता वे नहीं हैं जिनके पास सबसे तेज डेमोडे हैं। वे हैं जो बार बार वास्तविक उपयोग के बाद भी अपरिहार्य लगते हैं। यही एकमात्र मानक है जो मायने रखता है। तो यहाँ सीधा विश्लेषण है। अधिकांश वर्तमान एआई उत्पाद परत इतनी टिकाऊ नहीं है कि उस पर सीधे भरोसा किया जा सके। इसमें से कुछ उपयोगी है, इसमें से कुछ बकाया है, लेकिन बहुत सारा रैपर इकोनॉमी सॉफ्टवेयर है जो उधार के समय पर खड़ा है। सबसे मजबूत टूल वे हैं जो वर्कबेंच या ऑपरेटर की तरह व्यवहार करते हैं। कोडेक्स उस श्रेणी में आता है। क्लॉथ कोड उस श्रेणी में आता है। ओपन क्लॉ उस श्रेणी में आता है जब यह कार्य करने के लिए ट्यून होता है बजाय रुकने के। वे भविष्य की आकृति की तरह महसूस होते हैं। कमजोर श्रेणियां वे हैं जो पर्याप्त सच्चा लाभ जोड़े बिना प्रबंधन ओवरहेड जोड़ती हैं। पतले कोडिंग रैपर, नोड ग्राफ ऑटोमेशन उत्पाद जो संक्रमणकालीन सॉफ्टवेयर की तरह लगते हैं। अतिरंजित डिजाइन परतें, कमजोर तरीके से विभेदित रिसर्च उत्पाद। वे अभी भी राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। वे अभी भी कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नहीं दिखते जो उस दुनिया के लिए बने हों जहां नेटिव एजेंट तेजी से बेहतर हो रहे हैं। तो केंद्रीय प्रश्न सीधा है, क्या उत्पाद मौजूद रहने योग्य है एक बार बेस एजेंट सुधर जाएं? अगर जवाब नहीं है तो सावधान रहें कि आप इसके लिए कितना दीर्घकालिक मूल्य निर्धारित करते हैं। और शायद यही पूरे बाजार को सारांशित करने का सबसे साफ तरीका है। मॉडल की कहानी असाधारण है। उत्पाद की कहानी बहुत गड़बड़ है। असली ब्रेकथ्रू हो रहे हैं, लेकिन वे उन कंपनियों के ढेर के नीचे दबे हैं
जिनका मुख्य कार्य अस्थायी रूप से उन ब्रेकथ्रू तक पहुंच का आयोजन करना है। उनमें से कुछ टिकाऊ ऑपरेटिंग परतों में विकसित होंगी, कई नहीं होंगे। यह निराशावाद नहीं है। यह सिर्फ वही है जो प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन दिखते हैं, जब अंतर्निहित क्षमता उत्पाद आर्किटेक्चर से तेजी से आगे बढ़ रही है जो इसके चारों ओर बनाया गया है। जिसका मतलब है कि सबसे स्मार्ट उपयोगकर्ताओं को अधिकांश रैपर परत से भावनात्मक रूप से डिटैक्ट रहना चाहिए। जो काम करता है उसका उपयोग करें, जो नहीं करता उसे छोड़ दें। वर्तमान सुविधा को दीर्घकालिक महत्व के साथ भ्रमित करने से बचें और उन सिस्टम पर नजर रखें जो वास्तव में आपके चाहने और होने वाले काम के बीच की दूरी को कम करते हैं, क्योंकि वे हैं जो शोर साफ होने पर सबसे अधिक मायने रखने की संभावना रखते हैं। लिंक और कवरेज के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। स्पीक वर्जन 1.0 XML लैंग ईएन यूएस वॉइस नेम हाई इन मधुर न्यूरल में एलॉय हूँ। ब्रेक टाइम 200 ms वॉइस स्पीक वर्जन 1.0 XML लैंग ईएन यूएस वॉइस नेम हाइंस वर्नेउरल मैं नोवा हूँ। ब्रेक टाइम 200 ms वॉइस स्पीक। और यह है ओपन क्लॉ डेली। सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।